जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि 27 जुलाई को हमारा आर का परीक्षा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमें कैसी तैयारी करनी है, जो हमारे पास बचे हुए समय है। कहने के लिए तो हमारे पास 1 सप्ताह का समय है आज से लेकर, लेकिन तो 1 सप्ताह नहीं, विमान के लिए हमारे पास 5 ही दिन का समय है, क्योंकि एक दिन हमारी परीक्षा ही रहेगी और उससे पहले हमें 1 आध दिन का हमारा वैसे ही चला जाएगा, ठीक है, टेंशन में। तो बचा हमारे पास 5 दिन। उस 5 दिन में हम कैसी रणनीति बनाएं कि आसानी से परीक्षा हमारी निकल जाए। तो अगर हम विगत वर्षों के परीक्षा पैटर्न और कट ऑफ पर नज़र डालें तो सबसे पहले हम कट ऑफ को देखते हैं। 2013 में यूपी आर का 148 पे गया था, 2014 में 142 पे, 2016 में 129, 2017 में देखा जाए तो 122 नंबर पे गया था। चूँकि 200 क्वेश्चन की और 200 नंबर का ये परीक्षा होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 122 लेटेस्ट जो था 2017 का, और उसके बाद 2021 का भी हुआ था, उसमें भी लगभग 21-22 इतना ही था। तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो हमें अब देखना यह है कि इतने नंबर हम कैसे आसानी से ले आएँ। तो उसमें से कुछ सेगमेंट हैं, जैसे पहले दोनों पेपर अलग अलग होते थे, यानी कि एक पहली मीटिंग में होता था, दूसरा दूसरी मीटिंग में, यानी जीएस पहले और हिंदी बाद में होता था। तो बीच में जो 2-3 घंटे का समय मिलता था, बच्चे उसमें क्या करते थे, थोड़ा अपना नाश्ता पानी करके और रिवाइज, चूँकि हिंदी 60 ही क्वेश्चन के और छोटा पोर्शन है, केवल 6 टॉपिक हैं, वो बहुत ईजिली आसानी से तैयार हो सकते हैं, तो रिवाइज कर लेते थे। तो करने वाले बच्चे 60 में 60 करते थे, 60 में 58, 50, हमारा ही 57-58 हर बार होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 55 ईजिली आप भी कर सकते हैं। तो इस बार क्या है, पैटर्न चेंज हुआ है। दोनों परीक्षा यानी कि जो अलग अलग होती थी, अब एक ही साथ होना है। हिंदी और जीएस का एक ही साथ होना है। पहले 2 घंटे का पहला पेपर होता था, 1 घंटे का बाद में, सभी पर इस चीज़ से परिचित हैं। और इस बार क्या होना है, समय बढ़ा के 3 घंटा कर दिया गया है, लेकिन परीक्षा जो 2 पालियों में होती थी, अब वो एक ही पाली में होनी है। तो इसी हिसाब से हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी। चूँकि हिंदी आसानी से आधा घंटा 35 मिनट, हद से हद 40 मिनट में हो जाती है। उसके बाद टाइम पास ही लोग करते हैं, ज़्यादातर जो सीरियस छात्र हैं। बाकी ना करने वाले, तो उनको अगर 10 घंटा दे दिया जाए तो 10 घंटा भी वो लगाएंगे। तो जो हमारा उसमें से अगर हम आधा घंटा 35 मिनट या हद से 40 मिनट में कर लेते हैं, जो हमारा 20 मिनट का समय बचेगा उसको हम जीएस में कर लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का ये हमेशा शिकायत रहती थी कि जीएस के टाइम, उनको जीएस पेपर में टाइम कम पड़ गया। उसमें से 12-15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग और रीजनिंग और मैथ के आ जाते थे। तो उसमें बच्चों का, जो बहुत सीरियसली बच्चे नहीं हैं और जिनका बैकग्राउंड मैथ और रीजनिंग का नहीं रहा है, तो क्या करते थे, टाइम टेकिंग उनका हो जाता था, उसी में फंसे रह जाते थे। तो आधा घंटा उसी में बिता देते थे, बाकी बचता था उनके पास 1.5 घंटे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच जाते थे, तो उनका समय कम पड़ जाता था। अब वो क्या कर सकते हैं, आसानी से उस समय को, जो हिंदी का हमारा समय बचेगा, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हिंदी करनी है। अगर हम इसको सेगमेंट वाइज देखें तो हिंदी में 60 में से अगर हम 55 नंबर ले आते हैं, प्लस हमारा बचा जीएस का पोर्शन 140 नंबर का। 140 में अगर हम 50%, हम केवल 50% की बात कर रहे हैं, अगर 50% ही सही कर ले जाते हैं तो हमारा इसमें से हो जाएगा 70 नंबर, ठीक। तो 70 और 55 उधर के 135 नंबर हो गए, जो कट ऑफ आसानी से हमारा निकल जाएगा, चाहे वो किस भी कैटेगरी के बच्चे हो। ध्यान देना ये आप लोग कि कोई ये मत सोचे कि हम एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं तो हमारा कट ऑफ जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, कट ऑफ का अंतर आयोग के परीक्षा पैटर्न के ही अनुसार निर्धारित होता है। वो हम आप नहीं तय कर सकते हैं कि इतने से हमारा हो जाएगा। अगर आयोग चाह लेगा कि हम आपको 100 तक नहीं ले जाने देंगे तो आप 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर वो चाहेगा कि हमको और ज़्यादा ले जाना तो आप 150 क्वेश्चन तक भी कर सकते हैं आसानी से। तो आयोग के मूड के ऊपर है। जो परीक्षा का पिछला पैटर्न रहा है उससे टफ ही परीक्षा होगी, चूंकि एक बार परीक्षा निरस्त भी हो चुकी है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हाल में जो परीक्षाएं हुई, जैसे यूपी पीसीएस आप 2024 की देख लीजिए, जो परीक्षा हुई उसमें पेपर काफ़ी अच्छा था। तो उसी हिसाब से उसी को फॉलो करता है आयोग, उसकी ही परीक्षा उसने करवाई है। तो उसके हिसाब से परीक्षा टफ होनी है, पेपर टफ होना है, मेहनत करते रहिए। अब हमारे पास समय पढ़ने का नहीं, केवल रिवाइज करने का बचा है। तो हम एक रणनीति बनाते हैं इस 5 दिन में। अगर हम एक दिन में 12 से 15 घंटे, औसत माने 12 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, 7 से 8 घंटे आराम से सोइए, 4 घंटे आपके जो बचते हैं उसमें से आप नहाना धोना जो भी आप करना करिए, लेकिन फालतू का ये जो बचा आपका सप्ताह उसको मत गंवाइए, नहीं तो फिर आप 2 साल इंतजार करते रह जाएंगे कि फिर परीक्षा है, फिर हम बैठेंगे, फिर तैयारी करेंगे। तो 2 साल तो इसमें से समय मिल ही गया। 2023 की परीक्षा 2025 में हो रही है, तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, तब भी जब आप परीक्षा देने गए होंगे तब भी डर रहे थे, आज भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी आप डर ही रहे होंगे। तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि बेहतर रणनीति से और कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा दें।
डरने की, जो रोज पढ़ता है 12 घंटा वो भी उतना ही डरा रहेगा, जो कुछ नहीं पढ़ता वो भी उतना ही डरा रहेगा। तो कोई अंतर नहीं है डर का, सबके साथ रहेगा। बस आपको केवल आत्मविश्वास बना के जाना है कि जो मैंने जितना पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमें हर प्रश्न नहीं करना है, जो हमें आता है वही करना है। आराम से आपकी परीक्षा निकल जाएगी। तो हम एक रणनीति बनाए हैं, ठीक है। देखते हैं किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन संभावित आते हैं और उसमें से हम कितना कर ले जाते हैं कि हमारा काम हो जाएगा और आसानी से ये परीक्षा हम पास कर जाए। तो देखिएगा, हिंदी जैसा हम जानते हैं 60 क्वेश्चन का है, 60 में से हमें 55 हर हालत में लाने हैं। टाइम लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उसको आप कोई भी एक निशान लगा करके, मार्क लगा करके छोड़ दीजिएगा। जब हम दूसरे टर्म में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हमें आते रहेंगे सबसे पहले हमें उसको करना है। जब दूसरा टर्म हमारा होगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे उस पर थोड़ा हम टाइम लेकर के सोच के समझ के तभी करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है। परीक्षा आपको बार बार समय नहीं मिलेगा, बहुत ही कम समय रहेगा और दबाव इतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कि आप सब जानते हैं, जो परीक्षा दे चुके हैं, जो नहीं दिए हैं वो जाएंगे परीक्षा हाल में पता ही चल जाएगा। दूसरा पोर्शन हमारा करंट। देखिए, करंट भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, और अगर आसानी से आप मेहनत कर लें थोड़ा सा, क्योंकि अब रिवीजन का ही समय है, आपको नई बुक, नई कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो फॉलो करते आ रहे हैं वही कर लीजिए। अगर आप घटनासार पढ़े हैं तो घटनासार को देख लीजिए, अगर आप दृष्टि पढ़े हैं आई दृष्टि वाला देख लीजिए। अगर आप क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन आती है मंथली आप अगर पढ़े हैं तो वही मंथली आप पिछले 8 महीने की रख लीजिए, और इसी को बार बार मुश्किल से अगर आप बढ़िया से पढ़ें तो एक मैगजीन को आपको आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में। आप रख लीजिए, 2 घंटा डेली करंट अफेयर कर दीजिए, 2 घंटा आप डेली हिंदी कर दीजिए, क्योंकि यही 2 पोर्शन मिला करके आपके 40% सिलेबस को कवर करते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इस पर नहीं 40% समय दे सकते हैं तो कम से कम 20 से 25% समय पूरा अपना हम इन्हीं 2 सब्जेक्ट पर दें। अगला आता है रीजनिंग और गणित। जो बच्चे अगर साइंस बैकग्राउंड से या मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा मेहनती हैं, आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आप थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो ये जो रीजनिंग का पार्ट आता है, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आराम से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको कर लेने हैं। यूपी स्पेशल, हम जानते हैं यूपी स्पेशल एक बहुत अच्छा सेगमेंट रहता है, खासतौर के यूपी पीसीएस के एग्जाम में कभी कभी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन विगत वर्षों के अगर परीक्षा पैटर्न पे देखा जाए तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन के नंबर्स बढ़े हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से अगर हम 50% से ज़्यादा हमको करने हैं, ठीक है, क्योंकि यूपी स्पेशल यूपी के रहने वाले हैं हम, तो उसके बारे में इतिहास, भूगोल और सारी चीज़ों के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मेहनत कर लीजिए, अभी भी समय नहीं गया है। आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो यूपी स्पेशल की, उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। अगर हर दिन आप ज़्यादा नहीं 1 घंटा अगर दे देंगे बचे हुए 5 दिन में, तो 5 घंटा आपका अगर यूपीआरओ की परीक्षा में अगर 5 घंटा है इस पर दे देते हैं यूपी स्पेशल पे, तो आराम से आपके तैयार हो जाएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन में से आप 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। इसी तरह से पर्यावरण का है, पर्यावरण के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमको 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं। राज्य व्यवस्था का है, यानी राज्य व्यवस्था के 10 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी 12 क्वेश्चन, कभी कम भी आते हैं। तो औसत अगर हम देखें 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमको 8 क्वेश्चन तो करने ही हैं। इसी तरह से विज्ञान के 3 पोर्शन हम जानते हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। साइंस एंड टेक का भी एक पोर्शन रहता है, उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादातर करंट से ही रहते हैं या तो फिर जो परंपरागत क्वेश्चन है वही रहते हैं। आप घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर आप फॉलो किए हैं बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, उसमें से अलग कोई क्वेश्चन विशेष नहीं आता, खासतौर पर रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान का, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान बेहतर तरीके से मेहनत कर लीजिएगा, वहाँ से चूँकि 70 से 75% क्वेश्चन विज्ञान के सेगमेंट से वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, अगर हम 8 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह से भूगोल है, भूगोल 2 पोर्शन में, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व के भूगोल में अगर आप केवल मैपिंग खासतौर पे आप देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैपिंग में खासतौर से आप देखिएगा जैसे प्रमुख झीलें, उन झीलों से लगते हुए कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से शहर हैं, ठीक है, जलवायु कहाँ की किस प्रकार की पाई जाती है, कहाँ कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं, कहाँ कौन सी सर्वाधिक ऊंचाई चोटियों की है, इन सबको आप देख लेंगे। यानी कि मैप से ही आपका क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर आएंगे। जैसे कहीं कहीं पर सागर की धाराओं से पूछ लेता है, ठीक है, करंट से पूछ लेता है क्वेश्चन, कहीं पर वनस्पतियों से पूछ लेता है, घास के मैदान से पूछ लेता है। इन सब पे अगर आप फोकस कर लें तो जो आपके 12 से 10 क्वेश्चन रहेंगे विश्व के भूगोल से वो इन्हीं चीज़ों से आएंगे। तो आप अगर मैप बढ़िया से फॉलो कर लेंगे तो विश्व का भूगोल आपका वहाँ से चला जाएगा। बाकी परंपरागत जो क्वेश्चन है, यानी कि अगर हम पोर्शन देखें
तो भौतिकी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आने हैं। मैप अगर आप बढ़िया से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पोर्शन हो जाएगा। इसी तरह से भारत के भूगोल को भी अगर आप मैप से ही देखेंगे तो ज़्यादातर मैप से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इस पर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आसानी से आपके 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह से इतिहास बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो हमको पूरे पे फोकस ना करके अब बचे हुए समय पर केवल और केवल आधुनिक भारत पे ही फोकस करना है। अगर उससे आपका समय बचता तो आप प्राचीन भारत में जा सकते हैं। अगर जिन्होंने मध्यकालीन भारत पढ़ा है उनके लिए ठीक है, नहीं पढ़ा है तो उसको भूल कर भी अब मध्यकाल भारत की बुक मत उठाइएगा। केवल आप आधुनिक और प्राचीन इतिहास से ही काम चलाइएगा। उसमें से आपकी 80 से 85% क्वेश्चन वहीं से हो जाने हैं। तो अगर आपके 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, आप 10 ही कर ले जाएंगे तब भी आपके पर्याप्त हैं। देखिएगा, एक पोर्शन होता है जनगणना का, भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की जनगणना का। यूपी आरओ जो लोग पहले की परीक्षा दिए होंगे या पहले की परीक्षा का अगर प्रश्न पत्र देखे होंगे तो कभी कभी 10-8 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन तक पूछा गया जनगणना से। तो जनगणना को कृपया करके कभी इसको स्किप मत कीजिएगा, सीरियसली पढ़िएगा। और जनगणना से आए हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनगणना हुए 10 से 12 साल हो गए, और 10 से 12 साल में अगर आप जनगणना नहीं तैयार कर पाए फिर क्या तैयार कर पाएंगे। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा नया जनगणना कराए जाने का जो है अनाउंस भी कर दिया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा कि किस राजनीति के हिसाब से यानी राज्य व्यवस्था के हिसाब से किस सेगमेंट में आता है, किसके अंडर में आता है जनगणना कराना, अब तक कितनी जनगणना कराई जा चुकी है, ठीक है। सबसे पहले जनगणना कब हुई भारत में, नियमित जनगणना किसके शासनकाल से हुई, ये सब देख लीजिएगा। परंपरागत क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं। और इसी तरह से आप देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, सघनता कहाँ है, लिंगानुपात क्या है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, आप थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, ये है थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन अब क्या करें, फैक्ट ही है उसमें, तो फैक्ट को ही याद करना। उसको आप बहुत थोड़ा सा अगर ट्रिक आपके पास है, कोई लग जाती है, नहीं तो आप एक रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लीजिए, और जो पूछे जा सकते हैं ज़्यादातर अगर आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र पुनर्लोकन से आप देख लेंगे, वहीं से आपके जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है यानी कि व्याख्या दी गई उसको आप पढ़ लेंगे, तो वहीं से आपके क्वेश्चन हो जाने हैं। तो जनगणना में से कोई क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अमूमन 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 आपको सही करना है। इसी तरह से कुछ खास रिपोर्टें हैं, ठीक है। प्रमुख संस्थान जो रिपोर्ट जारी करता है उसको आप देखना है। और वन रिपोर्ट, इसको स्किप नहीं करना है। 1 से 2 क्वेश्चन वन रिपोर्ट से हर हालत में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको देख लेना है। और जो भी प्रमुख संस्थान है, जैसे IMF की रिपोर्ट आती है, भारत में नीति आयोग का आता है, ठीक है, और विश्व बैंक का आता है, ठीक। इसी तरह से कई संस्थान हैं जो रिपोर्ट जारी करती हैं। तो 15-17 रिपोर्ट अगर आप तैयार कर लेंगे तो उसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन यानी हम वन रिपोर्ट लेकर कह रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, तो वो भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए रिपोर्ट का। इसी में से जो हमने पोर्शन बताया है इसमें से आपके 135 से 140 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 135 से 140 आपके लिए पर्याप्त होगा, कट ऑफ से आप पार कर जाएंगे। इन्हीं के साथ मैं बात को अपनी विराम दे रहा हूँ, और आप जो भी समय है उस पर फोकस करिए, बढ़िया से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, फालतू का समय बर्बाद मत कर दीजिए। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं अपने आप को पैक कर लीजिए, केवल और केवल बचा हुआ समय पढ़ाई पर ही देना है, फालतू कहीं नहीं देना है। मोबाइल साइड में रखिए, मोबाइल तभी खुलना चाहिए जब आपको कोई चीज़ सर्च करना है जो आपको नहीं मिल रहा है। और ऐसे नहीं कि मोबाइल उठाए हर क्वेश्चन आप सर्च कर रहे हैं। आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, उसमें लिखते जाइए कि हमें कहाँ कन्फ्यूजन है, किसको हमें देखना है। अगर आपके पास बुक है तो कोशिश करिए बुक से ही देखिए, अगर बुक से नहीं, हमें उसका एकदम से करंट डाटा चाहिए, सर्च करना है, नहीं हमारे पास बुक में मिल रहा है, तब आप एक लिस्ट बनाइए, एक कैलकुलेट उसका समय निकालिए 15 से 20 मिनट, आधा घंटे का, जो भी आप टाइम पास करना चाहते हैं उसी में से मोबाइल आप उठाइए, उतनी देर में उस टॉपिक जो भी आपने लिखा है उसको आप सर्च कर लीजिए, उससे जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। फालतू की मोबाइल मत चलाइए, समय आपके पास है नहीं तो फिर अगर ये समय गया तो फिर आप 2 साल इंतजार करते रह जाएंगे, फिर वही चीज़ होगी, फिर वही चीज़ें पुनरावृत्त होंगी, और आप वहीं के वहीं खड़े अपने आप को पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।